हम क्या दे रहे हैं, हम रिटायर होने के बाद में क्या दे रहे हैं। ठीक है, आप नौकरी करते हैं, रिटायर समय नहीं मिलता, लेकिन हम रिटायर होने के बाद में भी हम समाज को कुछ दे सकते हैं, वो सही मायने में हम दे रहे क्या। ये आत्मचिंतन का विषय है और मैं आपको इसके ऊपर तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं भी कि आज कम से कम हम मंच पर अपने शब्द कह सकते हैं और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हम थोड़ा बहुत चल सकते हैं। और ये सही मायने में अगर हमारे को ये जीने का रास्ता अगर किसी ने बताया है तो सिर्फ महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बताया। एक कल्पना कीजिए कि उस वक्त के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिस विचार से आते थे, जिस समाज से आते थे, उनकी स्थिति क्या थी। मैं खुद महाराष्ट्र से, नागपुर से आता हूँ, जहाँ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दीक्षा ली। उनका मूल गांव रत्नागिरी के अंदर अंबाडा, उनके जन्म गांव में मेरा जाने का सौभाग्य मिला। बाबा साहब आम्बेडकर जी की धर्मपत्नी रमाबाई आम्बेडकर, उनके भी जन्म गांव में वनंदगांव करके वही जिले के अंदर है, वहाँ भी जाने का सौभाग्य मिला। साथ ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की माता जी भीमाई, उनका सातारा जिले में जन्मस्थान था, वहाँ भी जाने का सौभाग्य मिला। जहाँ महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिस स्कूल में पढ़े सातारा जिले के, और उस स्कूल में भी जाने का मुझे सौभाग्य मिला। आप कहाँ गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका जन्म स्थान, उनका मुंबई में कर्मस्थान, उनका जहाँ मऊ में जन्म हुआ वहाँ जाने का सौभाग्य मिला। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अलग उनका जीवन देखने में मिला, उनके परिवार से बात करने का मौका मिला। उनके घर में जाकर जब हम देखते थे और उस गांव की जो सीमाएं थी वो दूसरे राज्य को लगकर और एक पहाड़ के ऊपर, और जहाँ दूर दूर तक के ज़्यादा घर नहीं, सिर्फ 100 घर के ऊपर आज भी वहाँ पर बस्ती नहीं है। ऐसे वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी स्कूल में जाना, उनको कितनी प्रताड़ना सहन करना पड़ता था। उनके बाद में उनको किस पद्धति से लोग यातनाएं सहन करते थे। तो ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने आप को जितना जिया, जितना सींचे, जितना अन्याय किया, और वो अन्याय को सहन करके वो तप कर एक कोहिनूर हीरा बने। तो ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की देन है कि आज उन्होंने जो अपने मार्ग दिखाया है, क्या हम उस मार्ग पे चल रहे हैं कि सही मायने में। ये सोचने की बात है मित्रों। मैं आयोग का सदस्य बना सौभाग्य से। इसके पहले मैं अनेक 80% राज्यों के मेरे प्रवास होते थे। हम भी पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन जब आयोग का सदस्य होने के बाद में जब देखता हूँ, मैं मेरे पास में अनेक केसेस आते हैं। KP चौधरी जी भी सम्मान्य हमारे संज्ञान में ला कर देते हैं, लेकिन हम जो देखते हैं तो सिर्फ स्वार्थ दिखता है। स्वार्थ क्या दिखता है कि अब मुझे ट्रांसफ़र करना है। मेरी जहाँ अगर एक शहर के भी अंदर अगर एक एरिया में अगर ट्रांसफ़र होती है तो ट्रांसफ़र के लिए व्यक्ति आता है। मुझे दुख लगता है कि जहाँ देश के सैनिक लद्दाख में अपनी ड्यूटी करते हैं, गढ़चिरौली का व्यक्ति लद्दाख में जाकर, कश्मीर में जाकर और अरुणाचल में जाकर अपनी ड्यूटी करता है, और हमारा सौभाग्य तो हम दिल्ली में रहकर हम यहाँ नौकरी करते हैं, अपने परिवार के पास में रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति परिवार के पास में नहीं रहता उसकी क्या दशा होती होगी। लेकिन आप तो सौभाग्यशाली हो कि आप अपने परिवार के साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि मुझे ये जोन से ये जोन में डाल दिया गया, मुझे ये जोन से वो जोन में डाल दिया गया। तो हम क्या जी रहे हैं? हम अपने आप को जी रहे हैं, अपना स्वार्थ को जी रहे हैं। मेरी आपसे विनंती है, माफ़ करना, मैंने बहुत से केसेस को समझता हूँ, देखता हूँ। थोड़ा सा इससे बाजू में हटकर अगर आपने देखे कि मेरा समाज कहाँ है, किस स्थिति में है, क्या कर रहा है, क्या कभी हमने कभी भाइयों को तरफ पलट कर देखे? क्या हमने जिस समाज से आते उस समाज के तरफ कभी पलट कर देखे? क्या हमने जिस बस्ती से आते क्या कभी बस्ती से पलट कर देखे? क्या ये सोचने की बात है, ये अध्ययन का विषय है। और इस विषय के ऊपर अगर आप काम करते होंगे, इस विषय के ऊपर आप सही में अगर अंगीकृत करते होंगे, तो ये सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रेरणा को आप आगे ले जा सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने क्या नहीं दिया अपने को? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने को चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, यहाँ तक कि आज जो कुछ भी है,
चाहे वो देश के राष्ट्रपति बोलो, प्रधानमंत्री जी बोलो, कोई भी हो। और देश जो चल रहा है वो संविधान से चल रहा है, यानी इतना बड़ा संविधान ने सबको दिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, लेकिन हम क्या दे रहे हैं? हम रिटायर होने के बाद में क्या दे रहे हैं? ठीक है, आप नौकरी करते हैं, रिटायर समय नहीं मिलता, लेकिन हम रिटायर होने के बाद भी हम समाज को कुछ दे सकते हैं। वो सही मायने में हम दे रहे क्या? ये आत्मचिंतन का विषय है। और मैं आपको इसके ऊपर तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं भी जिस परिवार से आता हूँ, मैं भी कोई गरीब बहुत करोड़पति घर का बच्चा नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो सीखा, मैंने अपने पहले भाइयों की तरफ ध्यान दिया, परिवार की तरफ ध्यान दिया और फिर समाज की तरफ ध्यान दिया। यानी धीरे धीरे हमने भी अपने उस कि भैया मैं काबिल बन गया, इसका मतलब मेरा जो भाई है वो काबिल बना क्या? तो जब तक कि वो अगर काबिल नहीं बनता है तो तब तक कि मेरा काबिल होना कोई अर्थ नहीं है। ये सोचने के सही मायने में ऐसा बहुत सा परिवार है। हम क्या किसी को स्टूडेंट को स्कॉलरशिप तो गवर्नमेंट की मिलती है, पढ़ते हैं, लेकिन सही मायने में हम भी किसी को दत्तक ले सकते हैं क्या? आज मैं अगर नौकरी पे हूँ और मेरे को अगर एक बच्चे को पढ़ाना है, तो क्या आजू बाजू के बच्चा जो जिसको कोई पढ़ाई का साधन नहीं है, क्या हम उसके सही मायने में उसको बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं क्या? उसके ट्यूशन का खर्चा उठा सकते हैं क्या? उसको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं क्या? उसके घर का खर्चा उठा सकते हैं क्या? अगर ये सही मायने में अगर हम नौकरी वाले ने अगर किए तो मैं वाकई में आपको समझूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को हम अभिवादन कर रहे हैं। उनकी 132वीं जयंती ने तो हम हर साल देखते हैं, अतिथि करके बुलाते हैं, 4-4 घंटे हमारे को बैठा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ में आप भी बैठते हो, आप भी जितना सफ़र कर रहे हो उतना मैं भी सफ़र कर रहा हूँ। लेकिन क्या जयंती और पुण्यतिथि करने से अगर हमारा समाज अगर विकसित होता होगा तो मैं माफ करना बंधु, और समाज विकसित नहीं होता है। समाज विकसित सही मायने में तब होता है कि जब हम किसी की मदद कर सकते हैं और मदद करके उसको स्वाभिमान के साथ में जीना सिखा सकते हैं। और एक बच्चे को अगर हमने पढ़ा लिए तो ऐसे 1000 अगर नौकरी वाले होंगे तो 1000 बच्चे तैयार होंगे। हम सिर्फ सरकार की योजनाओं पे ध्यान देते हैं, लेकिन हम अपने जेब से निकालकर 100 रुपये की ये बड़े बड़े बुके ये लेकिन अगर मान लो मैं तो बुका स्वीकार नहीं करता अपने ऑफिस में, और अपने या मैं तो किताब मांगता हूँ, किताब और नोटबुक मांगता हूँ। जो नोटबुक रहती है ना, मेरे बर्थडे के अंदर कम से कम 1000 नोटबुक आती है। मेरे साथ मेरे जब ये जाते हैं और मेरा संदेश जाता है कि भैया मैं कोई बुका स्वीकार नहीं करूंगा अपने जन्मदिन पर, तो मेरे नागपुर के अंदर कोई 6 नोटबुक लाकर देगा, कोई 100 नोटबुक लाकर देगा, कोई 50 नोटबुक लाकर देगा। और मैं उस स्कूल में बांटता हूँ कि जहाँ बच्चे वो नोटबुक नहीं ले सकते, तो ऐसे बच्चों को मैं वो स्कूल में जाके नोटबुक बांटता हूँ। तो और किसी को बोलता कि भैया तुम अगर तुम्हारे को मेरे ऊपर खर्च करना है तो एक काम करो, बुके के बदली किताब ला कर दो, ये बस्ते ला कर दो, ताकि एक बच्चे को वो बस्ते की आवश्यकता है 200 रुपये की, लेकिन हम अपने बुका लेकर 200 रुपये की मिठाई लाते हैं, बुका लाते हैं। ये सब चीज़ों की हमारे को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने बहुत कुछ देख लिए। आवश्यकता है तो उस व्यक्ति के बच्चों को, उसके आरोग्य को, अगर दवाई के अगर उसके पैसे लगते होंगे तो सही मायने में उसको 200-500 की दवाई दिला दीजिए, वो सही मायने में आपको दुआ देंगे। और ये सही काम है, और ये सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया हुआ मूल मंत्र भी है कि हम बन गए, लेकिन हमारे साथ में जो व्यक्ति बनाना है उसको हम बनाए। यही संदेश आज के तारीख में मैं देता हूँ। और आपने बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे भाषण तक के आप सब रुके, और उसके लिए हृदय से मैं आयोग की ओर से आपका धन्यवाद भी मानता हूँ। मुझे भी एक शादी में जाना था, मेरे आयोग की लड़की बिटिया की, जो गरीब घर की लड़की है, वो हमारे आउटसोर्स के काम करती है। तो बच्चे जब काम करते हैं तो मैंने कहा था कि मैं आपके पत्रिका आई, तो मैंने बोला निश्चित ही मैं अगर दिल्ली में रहूँगा तो शादी में आऊँगा, और मेरे को उस बच्ची की भी यहाँ शादी में जाना है। तो मैं फिर से जो दिल्ली विद्युत बोर्ड SC/ST एसोसिएशन का बहुत बहुत मैं हृदय से आभार मानता हूँ कि ये सही मायने में मुझे इस कार्यक्रम में बुलाकर मेरा मान सम्मान किए, उसके लिए धन्यवाद। और पूर्ण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। अमर रहें, अमर रहें। देखिए